नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और मिड डे मुद्दा में अगर थोड़ी बहुत नेटवर्क की खलल हो, डिस्टरबेंस हो तो क्षमा करें, क्योंकि मजबूरी में रास्ते में भाऊ का भी व्यस्त कार्यक्रम, बाहर निकलना है और मैं भी बाहर, तो इसलिए थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो सकती है। इसलिए शुरू में ही मैंने थोड़ा इसके लिए आपसे क्षमा मांग लिया है। अब आते हैं विषय पर, मिड डे मुद्दा के। आज विषय है डीएमके का फैसला, स्टालिन का फैसला, जिसने अमित शाह को फंसा दिया है, पूरे के पूरे खेल को चौपट कर दिया है। राहुल के साथ अब 22 सांसद आप और जोड़ लीजिए, वो इंडिया गठबंधन में भले ही नहीं शामिल हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ ही उनका स्टैंड क्लियर है कि बीजेपी के अगेंस्ट वोटिंग करेंगे नौबत जब भी आएगी। और ये 22 सांसद अगर राहुल के साथ मतदान में आ गए तो मोदी की हार पक्की है, यानी बिल फंसा, बिल गिरा और मोदी की एक बड़ी करारी हार हुई, ये तय है। अब 22 सांसदों का फैसला सामने आने के बाद लोकसभा में मोदी एंड कंपनी के पास 36 सांसदों की कमी है। 36 सांसदों की कमी ये भरपाई लायक नहीं है, और कहीं से भी इसकी भरपाई होती हुई अब नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बाकी तो एनडीए अब सेचुरेटेड हो चुका है, कहीं और तोड़फोड़ की गुंजाइश है नहीं। इतने बड़े पैमाने पर कांग्रेस में आप तोड़फोड़ कर नहीं सकते हो, क्योंकि 2/3 कांग्रेस में 2/3 इकट्ठा करना बहुत भारी पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्लान समाजवादी पार्टी आपका फेल कर चुका है, कोलैप्स कर चुका है, तो फिर बचा क्या? टीएमसी में जो लेकर के आए हैं वो भी संभाल के रखना भारी पड़ रहा है। तो चारों तरफ से अब सिचुएशन है, अब आप खुराफात भी करेंगे तो खुराफात के लिए स्कोप कम है। लाइए भाव को लाइए तो इस फैसले पर चर्चा की जाए, और ये कई जगह पर फंसाएगा। स्वागत है भाव। स्टालिन का फैसला कई जगहों पर फंसाएगा। एक एफसीआरए बिल है, वो भी इसके साथ साथ चर्चा में है, डिलिमिटेशन के साथ एफसीआरए बिल। इस एफसीआरए बिल पर जो पार्टी सबसे मुखर है, यहां तक कि जो डेलीगेशन प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री से संपर्क किया, फिर प्रधानमंत्री के कहने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आप अमित शाह से बात करिए। दरअसल यही बात तो हम 1 साल से कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के पास कुछ भी लेकर जाएंगे, अगर मामला फैसला से जुड़ा है तो मोदी जी शाह के पास भेज देंगे, क्योंकि मोदी जी के हाथ में कुछ नहीं है, ठन गोपाल है। मोदी जी खाली रील बना लें, ये रील और फील, यही 2 चीज प्रधानमंत्री के पास है और कुछ नहीं है। रील और फील के अलावा कुछ भी नहीं है, तो शाह के पास भेज दिया। जो 15 का डेलीगेशन गया था, वहां भी डीएमके के सांसद थे, तो डीएमके एफसीआरए पर भी डीएमके बहुत ही मुखर है और विरोध में खड़ी है। तमिलनाडु की सियासत में बहुत महत्वपूर्ण है ईसाई, और एफसीआरए बिल का जो सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, यहां तक कि अमेरिका में विरोध हो गया। अभी भी कई संदेह है इस पर कि जब अमेरिका में विरोध के सुर उठे, उसके बाद अमित शाह ये बिल पेश करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट है, खेल बड़े पैमाने पर, बहुत ऊपर के लेवल पर बीजेपी खेलती है। उसके भीतर हो सकता है कुछ संशोधन हो जो ईसाई कम्युनिटियों को या ईसाई मिशनरियों को कहीं राहत प्रदान करे, बाकियों को लपेटा जाए। बहुत सारा इफ एंड बट्स है। खैर, अब आपको मैं हेडलाइन दिखाऊं, खबर के भीतर जरा चलते हैं। लाइए भैया हेडलाइन लाइए। पहले भी विरोध किया, आगे भी करेंगे, उदयनिधि बोले परिसीमन पर डीएमके का स्टैंड क्लियर। उदयनिधि मतलब स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि ही अब करुणानिधि की विरासत स्टालिन ने संभाली, और स्टालिन की विरासत करीब करीब उदयनिधि टेक ओवर कर रहे हैं। इसीलिए उनको डिप्टी सीएम पिछले कार्यकाल में बनाया था स्टालिन ने, ग्रो करने के लिए। यानी डीएमके का फैसला अगर उदयनिधि बोल रहे हैं तो वही बात है, उसमें कोई जरा रत्ती भर संदेह आप नहीं कर सकते कि उदयनिधि के बयानों से अलग कोई फैसला स्टालिन का होगा। अगली हेडलाइन लाइए। परिसीमन पर मोदी सरकार का साथ देगी डीएमके क्वेश्चन मार्क, उदयनिधि ने कर दिया साफ, राहुल गांधी ने दी थी चेतावनी। चलिए जरा खबर के भीतर चलिए।
परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लेकर तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके ने अपना रुख साफ कर दिया है। पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने साफ किया है कि पार्टी इस बिल का विरोध शुरुआत से ही करती रही है, वह आगे भी इसी क्रम को जारी रखेंगे। स्टालिन का यह बयान इंडिया गठबंधन के लिए राहत की बात हो सकती है, क्योंकि कभी इस गठबंधन का मुख्य हिस्सा रही डीएमके अब अलग हो गई है। इसके अलावा पिछले कुछ समय से उसने परिसीमन के रुख पर भी अपना रुख बदलने के संकेत दिए थे, और जब जब संकेत आए हैं तब तब हमने कार्यक्रम भी किया है। आपको याद होगा 2 दिन पहले भी इन 22 सांसदों की चर्चा बड़ी डिटेल में की थी, लेकिन तब उदयनिधि ने साफ नहीं किया था। हम लक्षण देख रहे थे, डॉक्टर टाइप जैसे है तो हम खबरों के लक्षण देखते हैं, खबरों की नब्ज टटोलते हैं, तो वैसे ही नब्ज टटोला था। और 2 दिन पहले उदयनिधि के बयान से पहले हमने कहा था कि अब ये 22 नहीं आ रहे हैं। तो हमें भी अच्छा लग रहा है, हमने उदयनिधि के बयान से पहले बताया था, बाद में उदयनिधि ने हमारी बात को पुष्ट कर दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय के साथ बढ़ती सरगर्मी के बीच इस पर अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा डीएमके शुरुआत से ही इसका विरोध करती रही है और वह आगे भी ऐसा ही करती रहेगी। उन्होंने कहा यह कोई नया मुद्दा नहीं है, केंद्र सरकार इसे ऐसे पेश कर रही है जैसे पहली बार सामने आया है। डीएमके ने हमेशा परिसीमन का विरोध किया है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। और थोड़ा आगे चलिए, एक ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को भी, क्योंकि आगे हम बाइट भी सुनवाएंगे। डीएमके की 3 मांगे थी, इसको पढ़िएगा आगे, इसको क्लियर करना जरूरी है और हर राज्य के लिए समझना जरूरी है। ये 3 मांगे थी और अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि डीएमके के भीतर भी कई बयान दिल्ली में आ जाते हैं कि अगर ये सारी मांगे मान ली गई तो समर्थन नहीं करेंगे। तो समर्थन के बारे में हम विचार करेंगे, पहले स्क्रूटनी करेंगे, बैठेंगे तब विचार करेंगे। क्या 3 मांगे थी? सरकार इस बिल के माध्यम से 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करके लोकसभा की सीटों को 543 से 850 करना चाहती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डीएमके चाहती है कि सरकार अगले 25 वर्षों के लिए परिसीमन का आधार 2011 की जनगणना के बजाय 1971 की जनगणना को बनाए। अब यहां पर रुकिएगा, क्लियर यहीं पे करते चलें। 1971 की जनगणना को अगर अगले 25 वर्षों के परिसीमन का आधार बना दिया गया तो जो इंदिरा गांधी ने किया था और अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था उसी की कंसिस्टेंसी हो गई। फिर खत्म हो गया पूरा, नरेंद्र मोदी और ये शाह का बिल ही खत्म हो गया, उनका मकसद ही खत्म हो गया पहली शर्त में। दूसरी मांग थी सभी राज्यों की 50% सीटें बढ़ाई जाएं, और तीसरी शर्त थी डीएमके चाहती है कि संसद में पेश होने वाले बिल में इस बात का जिक्र हो कि प्रस्तावित परिसीमन में किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी, ये बिल में जिक्र हो। अब रुक दीजिए यहाँ पे, एक चीज जो 71 के बेस पर चेंज होगी कि 50% फ्लैट सब राज्यों में बढ़ाया जाए। तो 50% फ्लैट बढ़ाने में फिर 71 के ही आधार पर होगा, और 50% फ्लैट बढ़ेगा तो मोदी जी का और अमित शाह का मकसद फिर यहां पर भी फेल हो गया। 2011 और 2001 अपने अपने 2 राज्यों में, कश्मीर में और असम में, अपने हिसाब से पिक एंड चूज किया और अपने हिसाब से निर्धारित कर लिया। 71 की अगर जनगणना पर हो गया तो 71 की जनगणना के बाद आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाओगे। जो सुप्रीम कोर्ट में भाव ने पिछली बार भी कहा था कि अगर आप 2011 के या 2026 की जनगणना के बेस पे आओगे तो सुप्रीम कोर्ट में तत्काल बिल पास होने के बाद खेल हो जाएगा। वहां पर होगा भाई 2 अलग अलग क्षेत्रों में देश के ही अलग अलग विधान क्यों होंगे, अलग अलग जो है वो तो अन्याय है कि फिर 20 लाख पर एक हो और कहीं 10 लाख पे एक सांसद हो। तो यहां पर जब 71 हो जाएगा तो लोकसभा का रास्ता बंद हो जाएगा, यानी मोदी के पास कोई बच के निकलने का रास्ता नहीं होगा कि आज हमने वादा किया और कल धोखा दिया, जो उनकी फितरत में है भाजपाइयों की, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद बिल में भी अगर आप मेंशन कर दोगे, जैसे ये कहा कि 50% बढ़ाएंगे, बिल में राज्यवार मेंशन करो कि राज्यवार सीट कितनी है, तो आप चारों तरफ से ग्रिल करने की। इसके बाद भी इसमें लिखा है कि पिछली संसद में जब बिल पेश हुआ था उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने शुरुआती 2 मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था। शुरुआती 2 नहीं, पहली मांग 71 बेस तो कभी नहीं तैयार हुए हैं। यहाँ पर ये गलत लिखा है, इन्होंने गलत रिपोर्टिंग है। 71 को बेस मानने के लिए कभी नहीं तैयार हुए हैं। अब यहां से हम थोड़ा आगे चलते हैं भैया, चलो अब आगे बढ़ो। ये सारी जो है फैक्चुअल कंडीशन आपके सामने है। अब सुनिए, ये सांसद हैं डीएमके के, इनको सुनिए पहले। being placed
on the table of the Parliament because it is premature. In the last occasion, we have opposed it and we have given certain suggestions. If those suggestions are incorporated in the bill, then we will go into the bill, pros and cons of the bill. Line by line, we will verify, we will discuss, then we will decide whether to support or not to support only after seeing the bill. Now it is too early and premature. अब सुनिए भाऊ, ये थे आर.एस. भारती, सांसद है, डीएमके के नेता हैं, डीएमके के लीडर हैं। आशीष जी, डीएमके का डिमांड ही आपस में टकराता है। यदि आपको फ्लैट 50% बढ़ानी है सीटें सभी देश में, 50% सीटें बढ़ानी है, तो फिर इसमें 1971 या का बेस लेने का मतलब ही नहीं है कुछ। जब आपको 50% बढ़ानी है हर राज्य में सीटें, तो फिर जनसंख्या का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि आपको पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट फिर से एक बार अमेंड करना पड़ेगा इसके लिए। आपको सीटों का आकलन, जो जनसंख्या से जुड़े हुए सीटों का नंबर होता है, उसको डीलिंक करना पड़ेगा। 50% भी जनसंख्या के हिसाब भी ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, जनसंख्या, देखिए दो बातें हैं। जब आप डीलिंक अभी भी करोगे, जब आप 2011 पे करोगे डीलिंक, तो तब भी होगा, तभी हो पाएगा। तो डीलिंक तो हो ही रहा है, सीटों का बढ़ाना। देखिए, डीलिमिटेशन जो परिसीमन है, दो प्रकार के होता है। एक परिसीमन होता है कि वर्तमान सीटों को रीऑर्गेनाइज करना, सीटें बढ़ती नहीं, सीटें उतनी होती है, रीऑर्गेनाइज होती है, जो होता है, कई बार हुआ। नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म होती है, जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में है, यवतमाळ खत्म हो गई, यवतमाळ वासी में एक नई बन गई, तो सीटें उतनी ही थी, लेकिन वो परिसीमन, वो ज्योग्राफिकल, भौगोलिक रूप से अलग अलग विधानसभा, लोकसभा का अलग अलग या विधानसभा का अलग अलग होता है। एक है परिसीमन विथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज, और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज का इसलिए कहा गया है कि इतने साल हो गए जो हम पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, अब जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है, इसलिए अब ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। तो ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने चाहिए? वो जनसंख्या के अनुरूप होंगे। अब ये कहते हैं कि भाई 50, मतलब इनका है कि 850 सीटें बढ़ावा, ठीक है, 71 के जनगणना का बेस लो और 850 सीटें बढ़ाओ, हर राज्य में 50% एक्स्ट्रा करो। हर राज्य में 50% एक्स्ट्रा किया, तो इसका मतलब वर्तमान जो संख्या है 543 की, इसका 1.5 हो जाएगा। इसका 1.5 815 होता है, वो भी 850 नहीं होता, वो भी फिगर मैच नहीं खाता। दूसरी बात, यदि 50% आपको बढ़ानी है सीटें, तो उसमें जनसंख्या का अकाउंट लेना कोई मतलब ही नहीं है। वर्तमान में जो सीटें है उसमें ही 50% बढ़ोतरी करनी है सभी राज्यों में। तो जो हमेशा नंबर ऑफ सीट जनसंख्या के अनुरूप में बढ़ती है, वो फैक्टर जो वो आपको डीलिंग करना पड़ेगा, किसी भी हालत में आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको यदि इसका नंबर बढ़ाना है तो 2026 के आंकड़ों का इंतजार करना होगा, और 2026 के आंकड़ों पे यदि आपने किया तो ये दक्षिण और उत्तर का डिवाइड हमेशा रहेगा। वो इसलिए रहेगा कि दक्षिण में पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, नॉर्थ में नहीं है, तो दक्षिण में हिस्सेदारी कम हो जाएगी लोकसभा में जनसंख्या के अनुरूप। आप ये नहीं कह सकते कि दक्षिण भारत के लिए अलग रूल, उत्तर भारत के लिए अलग रूल। एक देश में दो कानून नहीं हो सकते जनसंख्या जब आप अनुपात में बढ़ाओगे तो। ये इतना पेच है, वो इतना इजी नहीं है जितना ये सरकार को लगता है। और उस दिन गृह मंत्री ने बोल दिया, मुझे 1 घंटे का टाइम दो, आप 50% पे तैयार हो तो मैं करवा दूंगा। मैंने आपको तब भी कहा था कि ये 50% पे तैयार भी होंगे, ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रक डाउन हो जाएगा। सरकार कहेगी हमने तो अच्छी मनसा में दी। लेकिन तो बेसिकली ये जो उस दिन भी गृह मंत्री जो बोल गए कि मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं 50% यदि आपको चाहिए तो मैं कर देता हूं, 50% इतना इजी नहीं है। आप यूं ही 50% नहीं कर सकते। यदि लोकसभा में सीटों का बढ़ोतरी करनी है तो वो जनसंख्या के अनुरूप होगा। आप यूं ही, क्योंकि ये जो 543 नंबर है ये भी जनसंख्या पे ही डिपेंड है।
यदि आपने 50% कर दिया तो दक्षिण भारत में उदाहरण के तौर पे 5 लाख पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि होगा तो उत्तर भारत में वो 9 लाख पे होगा। तो फिर उत्तर भारत के लोगों ने क्या गलती की कि 9 लाख पे एक सांसद है और दक्षिण भारत में 5 लाख पे एक सांसद है। ये विसंगति हो नहीं सकती। तो सरकार क्या इसमें गेम तो नहीं खेल रही है? सरकार एक बिल पास करेगी जिसमें 50% ठीक है, सारी चीजें हो जाएगी। उसके बाद ये जब मामला कोई सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा, कोई ना कोई ले जाएगा, सरकार का ही कोई नुमाइंदा सरकार ही किसी को छू कर देगी। जब सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं नहीं, पॉपुलेशन के साथ तुम डीलिंग नहीं कर सकते हो, पॉपुलेशन के अनुपात में ही सीटें बढ़ेगी, इसलिए 50% पे स्टे दिया जाता है। लेकिन इन सब चीजों में परिसीमन कमीशन का क्लियरेंस हो जाएगा और एक बार परिसीमन कमीशन क्लियर हो गया तो उसके बाद ना डीएमके, ना कांग्रेस, ना बीजेपी उस परिसीमन आयोग को चैलेंज कर पाएगी, ना कोर्ट में चैलेंज कर पाएगी, ना उसको पार्लियामेंट के हाथ में कुछ है, लोकसभा के ना राज्यसभा के। तो कुल मिला के सरकार गेम, क्योंकि सरकार को पता है न्यायपालिका का उपयोग कैसा और कैसा करना है, तो सरकार जब बिल पास करती है तो वो टोटलिटी में बिल पास करेगी क्या? सवाल ये है। सरकार ने सारी प्रॉमिसेस एक्सेप्ट करके अपना नंबर गेम करके बिल पास कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल में से कुछ क्लॉजेस पे स्टे दे दिया और इन पूरे चक्कर में परिसीमन कमीशन क्लियर हो गया। देखिए, सरकार को परिसीमन, सीटें बढ़ाना, महिलाओं का सीटें, महिलाओं को जो भागीदारी, ये सब फ्रॉड है। सरकार बेसिकली एक कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन बनाना चाहती है जिसको इतने असीमित अधिकार होंगे जिसमें सिवाय बीजेपी का कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये सरकार की मनीषा है। इस पूरे जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है, ये अमेंडमेंट बिल में सिर्फ जो फोकस है सरकार का वो है डिलिमिटेशन कमीशन। ये जो परिसीमन कमीशन की जो स्थापना होगी, परिसीमन आयोग जो स्थापित होगा, वो एक बार स्थापित हो गया, उसको कानूनी जामा पहना दिया गया, राष्ट्रपति ने उसको क्लियर कर दिया और वो बिल पास हो गया। उसके बाद परिसीमन, यदि परिसीमन आयोग ने अपने हिसाब से किया तो क्या पार्लियामेंट के पास जगह है कुछ बोलने की? 50% का क्लॉज जो है कि 50% हर स्टेट में हम बढ़ा देंगे, सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे दे देगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने के बाद हाथ ऊपर कर देंगे आप। सरकार बड़ा सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का पोस्चर लेगी, लेकिन नुकसान उतना होगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने यदि कहा कि नहीं नहीं, ये 50% नहीं होगा, 2011 के जनसंख्या के अनुसार होगा, तो फिर डीएमके के पास, सरकार के पास क्या बचता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो वही कहेगी जो सरकार चाहेगी। अब मैंने यही सुप्रीम तो कोर्ट के कहा बारे कि में कुछ सोचना ही अभी नहीं क्या है। कहेगा, अभी अमित शाह सबको कह रहा है कि चलो ठीक है। उस दिन अमित शाह ने कितनी जल्दी, 1 घंटे में कैसा करेंगे भाई? तुम 50% करने के पहले आपको जनसंख्या से डीलिंग करना पड़ेगा उसको, जो संख्या बढ़ाने नहीं, का काम। करने तो भाव ये कुछ भी कर देंगे। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट और जब विधायिका दोनों एक रास्ते पे हो तो कुछ भी कर देंगे। ये मैंने जो वही करेंगे वो कहा, मुहर लगा देंगे। बस ये बोलेंगे कि हमने बिल पास कर दिया, लोग ताली बजाएंगे। अब उस बिल का जब कोई इन्हीं के कोई लोग सुप्रीम कोर्ट चले इन्हीं जाएंगे, के तमाम और लोग जब हैं। सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट पूरा बिल देखने के बाद कहेगा कि ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक उसमें 50% पे हम स्टे देते, बच गए। मैं आपको 2 बाइटें और सुनवा देता हूँ। एक विल्सन है, जब तक सांसद है। डिलिमिटेशन कमीशन पार्लियामेंट के अंडर नहीं आएगा, जब तक डिलिमिटेशन कमीशन के पूर्ण रूप से अधिकारों को पर कुल्हाड़ी नहीं चलेगी, तब तक ये बिल पास नहीं होना चाहिए। ये विपक्ष को समझना होगा। नहीं नहीं, तो अब तो उदय निधि तो क्लियर कर रहे हैं, लेकिन सांसदों के बयान भी समझना जरूरी है। विल्सन है, विल्सन एफसीआरए और डिलिमिटेशन दोनों पे बता रहे हैं, क्योंकि विल्सन गए थे अमित शाह से मिलने। और वीर स्वामी है, ये दोनों, कलानिधि वीर स्वामी, दोनों सांसदों को सुनवा दीजिए बैक टू बैक, चला दीजिए। Group of delegation of Catholic group that was leading by youth just met Amit Shah, and there were several issues on which the discussion happened. What was the issues and what the delegation told HM and what assurance they gave? We as a Joint Action Forum on Minorities met the Honorable Home Minister. In fact, 16 India's
topmost religious heads of all sects, all denomination of Christianity, we assembled together and met Honorable Home Minister. In fact, before meeting him, we had a deliberation since April. We have been meeting many of them, deliberating on this issue, and finally we made a representation to the Honorable Prime Minister, and the Honorable Prime Minister was kind enough to forward a representation to the Honorable Home Minister, and Home Minister yesterday invited us for a meeting, and we had a very useful discussion with him. We pointed out the illegalities in the FCRA Amendment Bill 2026, which has been introduced in April and March. And we also said that our demand before the Honorable Home Minister was to completely withdraw the FCRA Amendment Bill 2026 as well as delete Section 15 of the FCRA Act, because both has got provisions which enables the government to take over the property, take over the activities, so which is actually a draconian nature. If someone indulges in any illegalities, you always can blacklist him, you can cancel his registration, you can even freeze the funds that has come. But there was no necessity to take over a property which has been acquired 100 years back or 50 years back, lawfully, legally. So that was pointed out the Honorable Home Minister. Apart from that, you are going to take out the activities by the government. Imagine we are running a leprosy hospital. And how can the leprosy hospital be taken over by the government, and who will run the hospital? Not only hospital, take for example colleges, take for example schools, the old age homes. So this ultimately it affects the common man. It is not Christian centric. It is actually it will affect the Christian, it will affect the Muslims, it will affect even the Hindus. In fact, minority serves the majority in these types of areas, be it a college, school or a hospital. So all that it was pointed out. And another thing is, no hearing is provided under the rules. Where the property is going to be vest, there should be at least a minimum hearing. Notice should be there. Nothing is there. Mere cancellation will automatically vest with the authority. That is so draconian nature. It violates fundamental rights, Article 19, Article 300A, and then to maintain and administer the religious institution. So what all the galaxy of the rights given under the Constitution is completely given a go by. So that is what we pointed out. Honorable Home Minister, with open-minded, heard us. So he has also asked us to give any additional objections if required to be given by us, and he heard each one of us also, and it was a very fruitful discussion. So hope that he will ponder on the issues raised by us and will take appropriate action. Stance on delimitation bill after Vijay calls MPs to meet. DMK? DMK's stance on delimitation bill. Sir, our stand is same, which our leader has already said. If it is going to affect the rights of the state, certainly we will oppose it. If it is going to be on a population basis, certainly will oppose it. So, our leader, Mr. M.K. Stalin, who was a pioneer in raising this issue of delimitation last year itself, when he was a chief minister. Because of him, only entire India, which was in a deep slumber, woke up. When Mr. M.K. Stalin said about this delimitation issue, everyone came to know. In fact, last year, Mr. Stalin called the meeting of all the chief ministers of different states, and in Chennai, there were a deliberation to oppose that delimitation if it is brought in any form which on the basis of population. So we have opposed it, and that is how the bill was defeated. So therefore, we have made our stand clear. Now about the new bill, neither you have seen the bill nor I have seen the bill. So without seeing the bill, we can't comment on it. बिना
बिना बिल दो देखे बातें हुए कोई ये कमेंट सांसद नहीं करेंगे, और उदय निधि ने साफ कर दिया कि हम इस बिल के साथ नहीं है। एफसीआरए बिल जो था कि जी ये बाहर से फंडिंग रोकने के लिए बिल नहीं था, फंडिंग रोकने के लिए नहीं। एफसीआरए बेसिकली यहाँ जो क्रिश्चियन जैन समाज की मतलब सिखों की भी प्रॉपर्टीज है, सिख भी माइनॉरिटीज में आते हैं। कल कोई किसी ने कह दिया कि यहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार हो गया है या कहीं से फंड कहाँ से कनाडा से कोई फंड आ गया, किसी ने फंड भेजा और वो फंड इलीगल है, ये बोल के आप पूरा स्वर्ण मंदिर टेक ओवर करोगे क्या? उन्हें वही कहा कि आप प्रॉपर्टी टेक ओवर कैसे कर सकते हो, आप फाइन लगा सकते हो, आप अकाउंट फ्रीज कर सकते हो, आप ब्लैकलिस्ट कर सकते हो, आप केस कर सकते हो, आप लोगों को अरेस्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टी जब्त करने का मतलब क्या है? आज क्रिश्चियन सोसाइटीज के कितने कॉलेजेस, पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट कितने रन कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, पूरे इंडिया में जगह जगह। लेकिन इनको यदि ये एफसीआरए इन्होंने प्रेस किया तो इनको केरल में तकलीफ होगी, तमिलनाडु में तकलीफ होगी, इनको सबसे ज्यादा गोवा में तकलीफ होगी। ये गोवा में सिर्फ क्रिश्चियनों के सपोर्ट पे सत्ता में बैठे हैं। इन्होंने पर्रिकर के समय जो उन्होंने क्रिश्चियन हिंदू जो एक नया सोशल इंजीनियरिंग किया था, उसके चलते ये सत्ता में आ गए थे, नहीं तो ये सत्ता में आ ही नहीं सकते थे वहां पे। तो ये कुल मिलाकर ये बड़ा खतरा दिख रहा है। मंदिर पे कब्जा कर लिया, मंदिर के संपत्ति पर संघ के जरिए कब्जा कर लिया, स्कूलों पर कब्जा कर लिया संघ के विद्या भारती से। अब बचा गुरुद्वारा, अब बचा चर्च, अब इसको एफसीआरए कब्जा कर लेंगे। मैं पूरा इसको इकोनॉमी मानता हूँ कि ये बीजेपी की इकोनॉमी है, सब कुछ अपने कब्जे में। भाई देखिए, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई के कितने प्राइम एरिया में है, आप सोच भी नहीं सकते। सेंट जेवियर की अपनी जमीन जो है वो 1 लाख करोड़ की हो। चर्च गेट बिल्कुल उसी एरिया में है, टेक ओवर कर लेंगे आप। वहां पे कोई किसी ने चोरी हो गई, किसी की डकैती हो गई, कुछ क्या हो गया, किसी लड़की के साथ कुछ गलत काम हो गया, टेक ओवर करो। ये जो असीम शक्तियां जो अपने पास लाना चाहते हैं, अच्छा एफसीआरए ये मुझे लगता है थोड़ा सा डावाडोल जो हो रहा है अमेरिका की वजह से हो गया, कि अमेरिका ने बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया अमेरिका से यहाँ पे, क्योंकि वहां से उनको लगता है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये क्या करेंगे, सरदारों को हाथ में लगाएंगे। नहीं, ये तो किसी को भी हाथ लगा देंगे भाऊ। हाँ, जिनको यहाँ लगता है कि हमारे अभी महाराष्ट्र मुंबई में क्या हो गया, जैनिज्म वर्सेस हिंदुइज्म चल रहा है मुंबई में। मतलब बीच में गैस कम हो गई थी, मतलब गैस का जो शॉर्टेज था, तो एक जो गुजराती समाज का जो मंत्री है, मतलब जो गुजराती है, इसके ये मतलब गुजराती समाज से आते हैं, उन्होंने कहा था कि भाई गुजराती मंदिर को जितने भी वो चाहिए, सिलेंडर चाहिए, बिल्कुल दिया जाए। और उसी समय कोई फेस्टिवल था, हिंदू का फेस्टिवल, उसके लिए मना कर दिया उसने, मराठी फेस्टिवल के लिए। वो बहुत बड़ा इशू बना महाराष्ट्र में, मुंबई में। ये वो भी टेक ओवर करेंगे, जहां संघ की इच्छा होगी वो टेक ओवर करेगा, और हर जगह संघ की शाखा लगानी है या बीजेपी के इंटरेस्ट पालने हैं। हर जगह रिसीवर बिठा दो, एक दुकानदारी चालू करवा दो लोकल नेताओं के, कलेक्शन चालू करो। जैसा राम मंदिर का बना के इन्होंने पूरा फंड खा गए, पूरा चंदा खा गए, वैसे हर जगह का ये खाएंगे। ये असली यही फॉर्मूला। एक लेप्रोसी हॉस्पिटल चला रहे, अब वो हॉस्पिटल चला रहे तो क्या किया उन्होंने, हॉस्पिटल पे अपने वो कर दिया, हॉस्पिटल पे कब्जा करोगे, वहां पे 2-4 लोग रखोगे, फिर वहां हॉस्पिटल में फिर पैसा खाना शुरू हो जाएगा, वहां हॉस्पिटल आपके रीच के बाहर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एफसीआरए बिल, अच्छा एफसीआरए क्या 2/3 वाला नहीं है, ये सिंपल मेजोरिटी से, ये जैसे बाकी बिल पास किए इन्होंने, ये भी बिल पास करवा सकते थे, लेकिन अमेरिका से बहुत दबाव है। और फिर अमेरिका ने यदि अपने हिंदुओं के मंदिर और सब जब्त करना शुरू कर दिया तो क्या करेंगे वहां पे, कहाँ बचोगे आप? इन्हें उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर एक लाइन है, सनातन के नाम पर मंदिर कब्जा हो गए, एफसीआरए के आड़ में गुरुद्वारे चर्च कब्जा हो जाए, मिला करके टारगेट पूरा। इस देश में पैसा भाजपा के पास रहेगा, भाजपा के अलावा सब भिखमंगे होंगे, बस इतने टारगेट।
बस इतना ही टारगेट है, यही बस टारगेट इतना है। टारगेट। हाँ। इजाजत दीजिए हमें, अगले कार्यक्रम में हम फिर आ रहे हैं बस थोड़ी देर के भीतर। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।